इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हमारी जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो गई थी। हम दोबारा से उसी पैराग्राफ से दोबारा अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 15 है। देखिए, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि जैसे कोई वृद्धा होती है, कोई बूढ़ी औरत होती है, वो बहुत ज़्यादा चल लेती है, तो उसका माइक बंद कर लीजिए। आप अपना छवि माइक बंद करिए बेटा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा है वो थक कर बैठ गई हो, और हमें उनको लेखक को ऐसे ग्लानि हो रही थी कि हम बेचारी पर लद कर जा रहे हैं, कि एक तो है ये बस है वो थक गई, एक हम इस पर बैठ कर जा रहे हैं। तो अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसके जो मरने के बाद जो क्रियाक्रम है किए जाते हैं वो यहीं पर करने पड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो हिस्सेदार साहब थे उन्होंने इंजन खोला और कुछ सुधारा, इसमें कुछ सुधार किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बस थी, वो आगे चली तो उसकी जो चाल थी वो और भी कम हो गई, यानी और भी धीरे धीरे वो चलने लग गई। उसको बस को कैसे बताया? एक वृद्ध के जैसे बताया, जैसे एक बूढ़ी औरत होती है, उसकी जो वो चलती है तो थक जाती है, वैसे ही है वो बस है। चलती चलती लग रही थी और उसकी स्थिति दयनीय लग रही थी। वैसे ही धीरे धीरे देखते हैं कि हिस्सेदार साहब ने जब इंजन खोला और उसमें सुधारा तो बस थोड़ी सी आगे चली थी, लेकिन उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी उसकी जो गति थी चलने की, उसकी जो चाल थी वो और कम हो गई, यानी और बस है वो और भी ज्यादा धीरे चलने लग गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? जो वृद्धा थी, यानी जो खराब हालत में जो बस थी, वो उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाने से मतलब क्या है कि उसकी जो लाइट है, बस के आगे जो लाइट लगी थी वो एकदम और धीरे 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 होने लग गई, यानी उसको जो लाइट की जो रोशनी थी वो, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिम हो जाना, वो वैसे धीरे धीरे कम होने लग गई। तो जैसे वृद्धावस्था होती है तब जो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या औरत होता है, उसकी देखने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है वृद्धावस्था की वजह से। वैसे ही लेखक उसकी कल्पना किससे कर रहे हैं? एक वृद्ध औरत के साथ में। तो जैसे एक वृद्ध औरत की ज्योति है, वो अपनी उम्र के ढलने के कारण, अपनी उम्र के अगले पड़ाव के कारण, वृद्धावस्था की ओर जाने के कारण धीरे धीरे कम हो जाती है, वैसे ही वो बस थी, वो क्या लग रही थी? वृद्धा के समान लग रही थी, और धीरे धीरे उसकी ज्योति है, उसकी जो लाइट है वो कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी में, यानी चंद्रमा की जो चांदनी थी वो उस समय बिखर रही थी। रात का समय हो गया था, इसलिए चांदनी ने रास्ता चांदनी में ऐसा लग रहा था कि चांदनी में वह रास्ता देख रही है कि कहाँ से ये रास्ता जाता है, और इसको टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। जब आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। किनारे खड़ी होने से मतलब क्या है कि सड़क के किनारे खड़े हो जाना, कि उसे ऐसे लगता कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या आगे से गाड़ी आ रही है, तो वह क्या करती? एकदम सड़क के किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, कि आप है वो निकल जाओ, क्योंकि अपनी तो उम्र नहीं रही। जिस प्रकार की युवावस्था में जो एक कंपटीशन, जो एक जिसे बोलते हैं एक मुकाबला रहता है एक दूसरे में, वैसे वो मुकाबला नहीं कर सकती थी,
क्योंकि बस की स्थिति बड़ी खराब थी, इसलिए उसकी उपमा किससे दी गई है? एक वृद्धावस्था से, वृद्धावस्था की औरत से। तो जिस प्रकार की वृद्धावस्था औरत है, वो युवा से अगर कोई उसका मुकाबला कराया जाए चलने में, तो पता है हमें कि कौन जीतेगा? जो युवा है वो। तो वैसे ही उस बस की हालत थी, वो खराब थी। और जो उसके आगे पीछे जो बस आ रही थी, वो बड़ी एकदम तेज गति से चल रही थी। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनको ऐसे कह रही हो कि अब आप है वो आगे निकल जाओ, क्योंकि मेरे तो अब चलने की उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो लेखक कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि वह एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी, यानी एक पुल था, तो उसके ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। तो जो टायर था वो फिस करके बैठ गया, यानी टायर है वो पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, और जब टायर पंक्चर हो गया तो वह जो बस थी बहुत ही जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर स्पीड में होती यानी तेज गति से चल रही होती वो बस, तो क्या होता? वह उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार के तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा के भाव हो गए थे। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रही हैं। क्यों? उसके लेखक के कंपनी के हिस्सेदार के तरफ से जो पहली बार लेखक के मन में श्रद्धाभाव जगने का क्या कारण था? क्यों ये कारण था? क्योंकि वह टायरों की हालत जानते थे कि टायरों की हालत है वो कितनी गंभीर है। ये बस कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी पंक्चर हो सकती है, और कहीं भी ये हमें जवाब दे सकती है। हम अपने आगे का जो सफ़र है वो जारी नहीं दे सकते। इतना जानते हुए भी वो हिम्मत करके उसमें अपनी जान हथेली कर लेकर उस बस में ही सफ़र कर रहे थे। इसलिए उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ से लेखक के मन में पहली बार श्रद्धा भाव के भाव उठे थे। हम इसको अंडरलाइन करेंगे। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसमें बस सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ तक कर लेंगे कि उत्सर्ग की ऐसी भावना है वो दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। तो लेखक कह रहे हैं, लेखक यहाँ पर व्यंग करके कह रहे हैं कि मैंने सोचा इस आदमी के साहस और जो बलिदान की जो भावना है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा। उसका सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा? कि एक तो वह देश की स्वतंत्रता के लिए अगर अपनी प्राणों का बलिदान करे और अब साहस दिखाए, तो वो किसके सामने आएगा? पूरी दुनिया के सामने नजर आएगा। लेकिन वह क्या कर रहे थे? जो कंपनी के हिस्सेदार थे वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी उसमें क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। तो लेखक की नज़र में ऐसी उत्सर्ग की भावना है वो कहीं देखने को नहीं मिलती है कि टायरों की हालत जानते हुए उसमें सफर कर रहे हैं वो। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसे? कंपनी के हिस्सेदार साहब को किसी क्रांतिकारी आंदोलन, यानी क्रांतिकारी आंदोलन कब होता है? जब हम किसी भी शासन के खिलाफ हो, या फिर हम जैसे हमारा देश था वो गुलाम था, तब हमारे कई भी जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, तब आज हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा लगता था वो क्रांति किसी के भी विरुद्ध हो सकती है, किसी भी जिस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हो उससे उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे इस कंपनी के हिस्सेदार साहब का तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। लेखक कह रहे हैं कि बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बात है कि अगर हम बस नाले में गिर जा पड़ती, कि अगर वो बस थी
वो नाले में गिर पड़ती तो क्या हो जाता कि हम सब जब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, यानी देवता है वो बाहें पसारे से क्या मतलब है कि ऐसा लगता है कि जैसे देवता है वो उनका अपने बाहों को फैला रखा और इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी, एकदम जर्जरित हो चुकी थी और उसकी जीर्ण शीर्ण हालत में भी वो उसको चला रहे थे। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो ऐसा लगता है जैसे देवता बाहें पसार कर इसका इंतजार कर रहे हैं। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। और क्या कहते कि ओहो, वो कंपनी के हिस्सेदार के लिए कह रहे हैं ये कि वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। कि मर गया पर टायर नहीं बदला से मतलब क्या है कि ये बस की स्थिति को जानता था कि बस की स्थिति है वो खराब है, टायर है इसके वो घिस गए हैं, टायर है पंक्चर होने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी वो उसने उन टायरों को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया। पहले वाला टायर है जब एकदम से खराब हो गया तो उस कंपनी के हिस्सेदार ने क्या किया, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। कि एक दूसरा एकदम घिसा हुआ टायर था वो उस बस के लगा दिया और फिर बस वो लगाते ही फिर बस है वो धीरे धीरे चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो इतनी बार बस खराब हो गई थी, एक बार टंकी में छेद हो गया था, धीरे धीरे वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी, यानी वो रुक गई थी जब, और आगे उसकी जो लाइट है वो खराब हो गई थी, फिर उसका टायर है वो फिस हो गया था और फिर टायर को पुनः जोड़ा। तब भी क्या हुआ कि लेखक को ऐसे लगा कि अब जो वक्त पर अपना जो वक्त है उस वक्त पर हम पन्ना नहीं पहुंच सकते, उन्होंने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद थी वो छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो लेखक कह रहे हैं कि पन्ना क्या कि उनके जो जाने का स्थान था, उन जो गंतव्य स्थान था, वही क्या वह कहीं भी, कि अब तो कहीं भी नहीं जा सकते और कभी भी नहीं जा सकते। उन्होंने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि वह बस की गंभीर हालत को जानते थे कि ये सही समय पर हमें नहीं पहुंचाएगी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। उन्हें लेखक को कैसे लग रहा था कि लगता था कि बस अब तो हमारी जो शेष जिंदगी बची हुई है वो हमें इसी बस में गुजारनी है और इसके सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है और हमें इस लोक को प्रयाण कर जाना है। क्योंकि प्रयाण कर जाना है, लोक से क्यों चले जाना है? क्योंकि बस थी वो एकदम खराब थी, कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो सकता था, वह पेड़ों से टकरा सकती थी, नदी में गिर सकती थी, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, उसमें कोई विस्फोट हो सकता था। तो लेखक और उनके मित्रों ने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी कि हम बस में तो क्या अन्य जगह भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बस है वो बड़ी दयनीय स्थिति में थी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं और हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जब उनको लग गया कि ये बस है वो किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकती और हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, तब उन मित्रों ने क्या किया, उन्होंने मन में संतोष कर लिया कि अब उनकी कोई मंजिल ही नहीं है। मंजिल क्या होती है कि हमारे कहीं पहुंचने की उम्मीद हो, कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो झुंझुनू से हम जयपुर जा रहे हैं तो हमारी मंजिल क्या हो गई, जयपुर हो गई। तो वैसे ही उनकी जो मंजिल थी उनसे उनको उन्होंने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और अब उनका जो जाने की जो बेताबी थी, उनके मन में जो तनाव था, डिप्रेशन था, वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि बस है की स्थिति के बारे में वो अच्छे से जान गए थे, उन्हें नहीं लगता था कि बस उन्हें लेकर जाएगी। तो उनके मन में ये क्या हो गया, ये संतोष हो गया कि हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। तो वह बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। तो इत्मीनान से यानी बड़े आराम से वो जैसे घर में बैठते हैं वैसे ही बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हुआ। उनकी जो चिंता थी घर पहुंचने की वो जाती रही और उनका जो हंसी मजाक था
हंसी मजाक है वो उनका चालू हो गया। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है बस की यात्रा ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछ लीजिए। थोड़ा से इसके क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको सॉल्व कर सको। अपना पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी? क्योंकि वे बस के टायरों की हालत जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी वह अपनी जान को खतरे में डालकर बस की यात्रा कर रहे थे। बलिदान की ऐसी भावना देखने को कम ही मिलती है। अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें मैंने अंडरलाइन भी करवाया कि लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए मन में श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि वह टायरों की हालत जानते थे कि टायर है वो कितनी गंभीर स्थिति में है, फिर भी वो क्या कर रहे थे, अपनी जान को खतरे में डालकर और उसमें यात्रा कर रहे थे। तो बलिदान की ऐसी भावना को देखने को कम ही मिलती है, यानी बलिदान की ऐसी भावना कि हम किसी चीज को जानते हैं और फिर भी हम उसको कर रहे हैं, ऐसी भावना हमें कम ही देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न है अपना, लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने शाम वाली बस में सफर नहीं करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वह बस की हालत को जानते थे। बस की खराब हालत को देखकर उन्हें लगता था कि ये बस कभी भी कहीं भी खराब हो सकती है, और लोगों को यह संदेश था कि बस है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यह जो जो यात्री हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। एक तो जो बस की हालत थी वो बड़ी खराब थी, बस एकदम टूटी फूटी थी, जीर्ण अवस्था में थी। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी है वो शाम वाली बस में सफर नहीं करते। यह भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। अगला है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठ गए हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को इसलिए लगा क्योंकि इसी सभी में एक ही बात आएगी। ये सारा जो चैप्टर है वो बस की हालत के बारे में ही है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि वह बस की हालत बहुत खराब थी और बस स्टार्ट करते समय इंजन के साथ पूरी बस है वो हिल रही थी। जैसे बस स्टार्ट करते हैं तो इंजन हिलता है, लेकिन वो इंजन के साथ है वो पूरी बस ही क्या थी, हिल रही थी। सीटें उछल रही थी और आवाज इतनी तेज थी कि कोई बैठ न सके, यानी उसमें से इतनी तेज आवाज रही थी कि कोई बैठ भी नहीं सकता था। रफ्तार इतनी धीमी कि पूरी रात बीत जाए पर सवारी है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के सपने ही देखते रहे। तो तब लेखक कह रहा है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। नेक्स्ट है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई थी क्योंकि बस है वो एकदम जंजर हालत में और खराब हालत में थी। लेखक को ऐसा लगा कि बस तो इतनी खराब हालत में है, इतनी जंजर अवस्था हो चुकी है कि हमें तो बस को धक्का लगाकर चलना पड़ेगा, यानी बस को हम धक्का देंगे जब बस है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अपने आप चलती है और तो फिर जब उसको बस को स्टार्ट किया तब बस सचमुच में चल पड़ी। तब लेखक को हैरानी हुई, तब लेखक को ये लगा कि ये जो देखने में ये बस ऐसे लग रही है, लेकिन इसका जो इंजन स्टार्ट किया है तो बस चलने लगी है। तो तब लेखक कहते हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप ही चलती है। नेक्स्ट है अपना, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस है वो बहुत ही धीमे धीमे चलती थी और धीरे धीरे चलते चलते कभी ऐसे हिंडोला खाती कि मानो सामने जो पेड़ आ रहा है उससे टकरा जाएगी और जो झील नजर आ रही थी उसमें वो बस है वो गिर जाएगी।
इसलिए लेखक बस की स्थिति को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि लेखक को हर पेड़ को अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि बस है वो एकदम खराब थी, धीरे धीरे चल रही थी और उसके जो स्टीयरिंग थी वो भी खराब हो चुकी थी, उसके जो ब्रेक फेल हो चुके थे। तब लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये बस है इन पेड़ों से टकरा जाएगी। तब लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है इसके हमने जो कारण बताए है इसका अध्ययन कर लिया है। अब थोड़ा सा पाठ से आगे का पहला प्रश्न देखिए। पाठ से आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की पुस्तक उपलब्ध के आधार पर लिखिए। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1929-30 में हुआ था और उस समय ब्रिटिश सरकार है वो किसानों का शोषण कर रही थी और किसानों से क्या करती थी, अत्यधिक कर वसूल करती थी। और इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किसानों के पक्ष में खड़े हो गए थे और उन्होंने उन करों का विरोध किया था कि आपको इतने कर है वो किसानों पर नहीं लगाने चाहिए। तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया था। फिर है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए इसको प्रश्न हम अपना कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने यह दर्शाने के लिए किया है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, वैसे ही महात्मा गांधी व किसानों के लिए ब्रिटिश जो विरोध किया था, तो उस विरोध का उन्होंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन किसानों के लिए और महात्मा गांधी के लिए एक बड़ी विकट समस्या थी, एक कठिन था। और उसी प्रकार बस के लिए, यात्रियों के लिए उनके जो गंतव्य तक पहुंचना कठिन था। यात्रियों का विरोध फिर भी लोग जबरदस्त उसमें यात्रा कर रहे थे। कि ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी व किसानों ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इनका विरोध करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। वैसे ही वह जो बस थी, उस बस में जो वो यात्रा कर रहे थे और यात्रा करके उन जो यात्रियों को ये जो सवारी थी उस बस में, उन यात्रियों को यह था मन में कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, तो वह उनके लिए कठिन था। और यात्रियों का विरोध फिर भी लोग यात्रियों का विरोध था, लेकिन फिर भी लोग उसमें जबरदस्ती यात्रा कर रहे थे। इसीलिए सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने इस रूप में किया है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से हमने इसके जो चैप्टर है इसके तीसरे भाग का अध्ययन कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं वो 22 तारीख से शुरू हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा, तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, उस पोएम को भी याद करेंगे। उसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं वो बना के दूंगी। उस पोएम को याद करोगे तो फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे आप और उस पोएम को भी याद करेंगे। पोएम को याद कर लेंगे तो अब आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा परीक्षा से संबंधित? पूछना है क्या? नो मैम। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, यस मैम। हैव ए नाइस डे।